जय हिंद कैडेट्स। हम लोग जनरल स्टडी के एक टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसकी शुरुआत जो है जनरली जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है इसमें, क्योंकि इनके जो वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, उनको वो समझ में आ जाता है इसमें, इसलिए इसको बढ़िया कहा जाता है। हालांकि एग्ज़ाम जब आपका एक कैडर बेस एग्ज़ाम हो, कैडर बेस मतलब जैसे यूपीएससी कैडर एक हो गया आपका इसमें, तो वहाँ पर ज़्यादातर चॉइस नहीं चलती आपकी। कुछ जगहों पर जो है आपको पढ़ना ही पड़ता है, देयर इज़ अ काइंड ऑफ कंपल्शन। लेकिन फिर भी जो है अगर आप अपने स्ट्रेटजी में कुछ ऐसे सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं जो आपको बिगिनिंग में काफ़ी ज़्यादा एक अप्रोचेबल लगता है इसमें, तो एक बढ़िया शुरुआत मानी जाती है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी उनमें से एक है इसमें के। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड जो है ये कम्प्लीटली पढ़ा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ये दो वर्ड जुड़ा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है जिसमें कि भारत का संविधान लिखा है। पॉलिटी, इसमें कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स हैं उनको पूरी तरह से वो करते हैं, एम्पावर करते हैं, इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं इसमें। जैसे कि मान लीजिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, भारतीय संसद, ये सब जो है ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए जो प्रोविजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ये पूरा टॉपिक हो गया आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। क्लास में हम बाइलिंगुअल बात करेंगे जिससे कि आप दोनों ही चीज़ों को समझ पाएँ, और टर्मिनोलॉजी का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसमें। कभी कभी टर्म्स के कारण भी क्वेश्चन समझ में नहीं आते। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का टॉपिक है इसमें। इसकी शुरुआत हम कहाँ से करें? इसकी शुरुआत हमें करनी चाहिए इसके बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड से क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं, और नहीं भी तो आपको समझ में आ जाता है कि किस तरह से समझा जाए। बैकग्राउंड के सेगमेंट को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो ये आपके इंडियन हिस्ट्री का आपका नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल है, उस सेक्शन को भी कवर करता है इसमें। तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वॉल्यूम हो जाता है इसमें, और आप अपने आप को बहुत ही सेफ साइड फील करेंगे अगर बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को समझ में आ रहे हैं इसमें। और ये फील जो है स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा जो है सिलेबस से थोड़ा सा जोड़ के रखता है इसमें। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड हम जब शुरू करेंगे इसमें, तो बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि, कैसे बना हमारा संविधान और संविधान की पृष्ठभूमि कैसे रही होगी, इसकी शुरुआत हम करने वाले हैं। तो मैंने जो है ज़्यादातर छोटे छोटे स्लाइड्स बना के रखे हैं और बाद में फिर इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं इसमें। तो मुझे लग रहा है कि आप देख पा रहे होंगे इसमें डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डेवलप्ड। भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, संविधान के विकास होने की ज़रूरत क्यों थी, ये सारे क्वेश्चन अभी आपके दिमाग में आ रहे होंगे। फ्रेश माइंड है आप लोग सभी इसमें। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इसमें कि भारतीय संविधान का विकास जो है वो भारत में कॉलोनियल रूल यानी कि ब्रिटिश एरा के समय जो भारतीयों ने ऑब्जर्वेशन के व्यू में देखा कि अंग्रेज़ भारत में आने के बाद वो किसी रूल पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इनके लिए जो रूल्स हैं वो ब्रिटेन से बनकर आ रहे हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट से बनकर आ रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा उसको फॉलो करते हैं, उसके रूल अबाइडिंग पीपल है। और ये बात भारतीयों को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही थी, स्पेशली जो नेशनल फ्रीडम जो स्ट्रगल के हमारे जो मेन लीडर्स थे, चाहे वो गांधी जी थे, चाहे अम्बेडकर साहब थे, चाहे पटेल साहब थे, नेहरू जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये सभी जो है इस बात से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे इसमें कि ब्रिटिश के पास एक रूल पैटर्न है, पैटर्न ऑफ रूल है, जिसके बेस पर वो भारत में अपने रूल को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको पूरी तरह से फॉलो करते हैं इसमें। तो ये बात देखने के बाद भारत में अपने लिए रूल बनाने की मांग हुई, और अपने रूल जो बनाने की बात हुई, यही है कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट का बिगनिंग, यानी संविधान विकास कैसे हो रहा है। तो इन चीज़ों को देखने के बाद भारत में संविधान बनाने की विकास हो रही है। तो इसकी विकास की जब हम बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये डेवलपमेंट जो है सबसे इनिशियल स्टेज में लेके जाते हैं, क्योंकि हमें पता है इसमें भारत में, क्योंकि मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री ये दो अलग अलग सेगमेंट जो है बीच बीच में जुड़ते रहेंगे इसमें। तो भारत में संविधान का विकास जब हो रहा है, मान लेते हैं ये संविधान का विकास हो रहा है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आपका। इससे पहले हिस्ट्री है, एग्ज़ाम के लेवल में देखें इसमें मॉडर्न हिस्ट्री जिसको कहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। और मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट में ये जो इनक्यूबेशन है, ये बीच का जो भाग है आपका, यही आपका जो है जो कि बैकग्राउंड में जाता है, यानी कि हिस्ट्री को भी थोड़ा सा कवर कर लेता है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि हिस्ट्री का वो पार्ट कवर करता है कि लगभग सभी एग्ज़ाम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से लेके चलेंगे इसको। तो
बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्ट्री का वो पार्ट है कि अंग्रेज़ जब भारत में आए और भारत में आने के बाद उन्होंने अलग अलग समय पे रूल्स का फॉर्मेशन किया, और ये रूल्स के फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। कुछ ऐसी बातों को उन्होंने भारतीयों के लिए ग्राफ्ट किया, उन्होंने संविधान और कानून बना कर दिया जो कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि बढ़िया नहीं थे, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंट बढ़िया थे, या कुछ ऐसे रूल्स थे जो कि भारतीयों के लिए बहुत बढ़िया थे। तो इन सभी चीज़ों को देखकर भारत में जब आज़ादी की मांग हुई तो भारत के लिए संविधान बनाने के जो समय में था, इन सभी बातों को शामिल कर कर भारत का संविधान बनाया गया। तो हम यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में भी थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो भारत में संविधान का विकास जो हेडिंग है, इसको हमें ब्रिटिश एरा से जोड़ना है। इसमें ब्रिटिश एरा इसलिए जोड़ना है इसमें क्योंकि भारत में आने वाले जितने भी यूरोपियन पावर्स थे उसमें ब्रिटिश सबसे ज़्यादा समय तक रहे, और इनका रूल जो है एक कंटिन्यूटी में था। हालांकि भारत में आने वाले सबसे पहले यूरोपियन में पुर्तगाली थे, डचेस थे, फिर ब्रिटिशर्स थे, लेकिन भारत में जो रूल एस्टेब्लिशमेंट कर पाए उनमें ब्रिटिशर्स से थे। जब भारत में ब्रिटिश कंपनी आई तो उन्होंने जो है बाकी अदर रूल्स को जो है यहाँ से पूरी तरह से रूट आउट कर दिया, और भारत में उन्होंने अपने रूल्स को एस्टेब्लिश किया। इसलिए जब भारत में कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट देखा जाता है तो ब्रिटिश एरा को ही हम मेनली फोकस करते हैं, ब्रिटिश एरा के ही रूल को हम ज़्यादा फोकस करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो भारत में जब ब्रिटिशर्स का जो ड्यूरेशन था, जो टेन्योर था, इस चीज़ को कैसे हम डिवाइड करें, क्योंकि हम भारत में संविधान का विकास उन्हीं के बिहाफ में पढ़ रहे हैं इसमें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के इसी से आ रहे हैं इसमें। तो हम सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश एरा जो था, भारत में जो ब्रिटिश का पीरियड था, उस पीरियड को हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट है आपका अंडर द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 से लेकर 1858। भारत में जब ब्रिटिश कंपनी आई थी, जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते थे, हमें पता होना चाहिए, बड़ा स्टोरी टाइप है, एकदम नरेटिव पार्ट है इसमें, बहुत ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसमें, एकदम आराम से लाइट लेके चलिए इसको आप। भारत में जब अंग्रेज़ आए तो भारत में अंग्रेज़ों के आने का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि भारत में बिज़नेस को प्रमोट करना, इससे फ़ायदा कमाना। उनको कैसे पता चला भारत के बारे में, क्योंकि भारत में अंग्रेज़ों से पहले पुर्तगाली आ चुके थे। वास्को डी गामा नाम सुना होगा आपने। वास्को डी गामा ने भारत में बहुत ज़्यादा बिज़नेस को यूरोप में बहुत ज़्यादा उसको एक्सपेंड किया इसमें, और भारत से उसका फ़ायदा जो है, मुनाफा जो था, वो बहुत ही बड़ा मुनाफा था। और इतना ज़्यादा मार्जिन होने के कारण जो है यूरोप के जो दूसरे कंट्रीज़ थे वो भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए कि हमें भारत के साथ ट्रेड करना। तो उसी ट्रेड का जो एक पीरियड था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में आई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी इसमें, तो उसने सबसे पहले कंपनी को नहीं भेजा, उसने सबसे पहले जो है अपना एक मर्चेंट एडवेंचर्स नाम का एक ग्रुप बनाया। तो व्यापारियों का एक समूह था जो कि जाकर देखे कि भारत में क्या स्कोप है, क्या ये बिज़नेस कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसे पॉसिबिलिटीज़ को चेक करना था इसमें। तो मर्चेंट एडवेंचर्स जब भारत में आए 1599 में, हम देख रहे हैं यहाँ पर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है। तो भारत में आए तो देखा कि बहुत अच्छा फ़ायदा है इसमें, तो कहा कि चलो बढ़िया बात है, इसमें हम यहाँ पर अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं इसमें। और ये कंपनी जो है उन्होंने जो एस्टेब्लिश की उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में एस्टेब्लिश हो गई तो इसके साथ कुछ लॉजिक्स और एग्ज़ाम के क्वेश्चन जुड़ते हैं इसमें, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश किसने किया था, तो क्वीन विक्टोरिया के द्वारा जो है एक ऑफिशियल गेजेट पास किया गया इसमें, एक्ट ऑफ 1600 पास किया गया था, और कहा गया था कि भारत में इनको व्यापार करने की परमिशन जो है, ये 15 साल की व्यापार करने की परमिशन दी जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है एक्ट ऑफ 1600 हमें थोड़ा पढ़ना है, क्योंकि बैकग्राउंड में जा रहा है इसमें। तो 15 साल के परमिशन के लिए इनको दिया गया इसमें। अभी आगे हम इसको नोट में लेके जाएंगे इसमें। 15 ईयर्स का इनको टर्म मिला, विक्टोरिया थी उस समय, और इस एक्ट के थ्रू जो है भारत में जो रूल करने की जो भी बिज़नेस का जो हेड होगा भारत में, वो गवर्नर्स नाम से रखे गए इसमें, कि भारत में जो है गवर्नर्स को एस्टेब्लिश किया जाए, जो कि भारत में जो भी कंपनीज़ के जो बिज़नेस पार्ट हैं इसमें, या जो भी ट्रेड्स कर रहे हैं, उनको वो थोड़ा सा लुक आफ्टर करेंगे इसमें। तो इस तरीके से भारत में सबसे पहला जो है अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया, अंग्रेज़ों के लिए बना हुआ जो रूल था इसमें, ये एक्ट ऑफ 1600 था। और इस तरह से अलग अलग समय में जो है रूल्स बनते रहे। लेकिन ये रूल बनने के क्रम में ही 1857 में
भारत में एक विद्रोह हो गया जिसको हम 1857 की क्रांति कहते हैं। इस क्रांति में मेनली जो है अंग्रेज़ों की पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो है भारतीयों ने एक बहुत बड़े पैरामीटर पर एक रिवॉल्ट कर दिया और कहा कि नहीं, हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को भारत में एक्सेप्ट नहीं करना है इसमें। और भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई को बहुत ही सीरियसली लिया गया। अंग्रेज़ों ने इसको बहुत ही सीरियसली लिया था। इसमें रीज़न क्या था सीरियस लेने का? क्योंकि अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि भारत जैसा उपनिवेश, भारत जैसा जो फ्यूडल था, जहाँ से हम जो कॉलोनियल रूल एस्टेब्लिश था अंग्रेज़ों का, जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा जनरेट कर रहा था, ये आसानी से भारत का रूल उनके हाथ से निकल जाए। और इसलिए वो चाहते थे कि भारत के लोगों को पैसिफाई किया जा सके, उनको शांत रखा जा सके। और शांत रखने के लिए जो है यहाँ पर अगर रूल को हम बदल दें तो फिर ये भारतीय जो है रिवॉल्ट नहीं करेंगे और फिर वो हमारे साथ जो है हमारे बिज़नेस पार्टनर बनकर या बिज़नेस अलाई बनकर रहेंगे। इसमें अंग्रेज़ों का भारत में सिर्फ व्यापारिक फ़ायदा ही जुड़ा हुआ था, उनका अदर इंटरेस्ट नहीं था, उनको सिर्फ पैसे से मतलब था। इसमें भारत में विद्रोह करने के कारण उन्होंने रूल पैटर्न को बदला, ऐसा नहीं था, क्योंकि विद्रोह के कारण उनका व्यापारिक नुकसान हो रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि इससे बड़े विद्रोह हो जाएं और बाद में जो है भारत से अंग्रेज़ों को हटना पड़े। इसलिए उन्होंने रूल पैटर्न को हटाकर भारत में एक लॉन्ग टर्म प्लेसिड माहौल बनाया, इसमें शांति का माहौल बनाया और जो अंग्रेज़ों के लिए फ़ायदेमंद भी थे। तो हम यहाँ से जब ये पढ़ेंगे इसमें, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को रूट आउट करने की जो बात थी वो 1857 की क्रांति में थी। और उसके बाद भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन में आ गया, यानी भारत का जो संविधान होगा, कानून जो होगा, वो सीधे ब्रिटेन के संसद में बनेगा। इसलिए संसद में बनने वाले कानून को हमने अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, यानी कि अब ब्रिटेन के महाराज और महारानी जो भी है वहाँ पर ब्रिटेन संसद के माध्यम से भारत के लिए कानून का निर्माण करेंगे। और ये पीरियड जो हमारा चलता गया इसमें, यानी कि हम इसको 1858 से लेकर 1947 इस शेड्यूल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में इन चीज़ों को हम लेकर पढ़ने वाले हैं इसमें, जिसके ऊपर हम बात करेंगे इसमें। तो मुझे लगता है कि आप इस फेज़ को समझ पा रहे हैं इसमें। भारत में संविधान का विकास, अंग्रेज़ों को हमने क्यों लीड किया है इसमें, क्यों पकड़ा है इसमें, पुर्तगाली, डचेस, फ्रांसीसी को क्यों नहीं लिया इसमें, क्योंकि भारत में अंग्रेज़ों का टेन्योर सबसे लंबा रहा और इन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई भारत में उनको ही डोमिनेंस मिला, उन्होंने ही भारत में लंबे समय तक कार्य किया, उन्हीं के ऊपर राज चलता रहा इसमें। इसलिए हम ब्रिटिश को ही पढ़ रहे हैं इसमें। और बाकी सारे जो पावर्स आए थे वो छोटे छोटे भारत के जगहों पर सीमित रह गए थे, उन्होंने पूरे भारत को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाए थे, जबकि अंग्रेज़ों ने पूरे भारत को कंट्रोल किया था। इसलिए हम ब्रिटिश की बात कर रहे हैं इसमें, ये डेवलपमेंट अंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में जो रूल्स बने इनको थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करेंगे। और ये रूल को एक्सप्लेन करने के लिए हम जाएंगे सबसे पहले राजलेखा 1600, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1600, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसको मैं लिख देता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1600। कभी कभी इंग्लिश में लिखने से लोग जल्दी समझ जाते हैं इसमें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1600 में हमें सबसे पहले समझना होगा कि 31 दिसंबर 1600 के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। उससे पहले ये मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट टू पॉइंट लेके चलेंगे आराम से। इसमें 15 साल का जो है बिज़नेस लाइसेंस मिला, क्योंकि दूसरे देश का कोई भी प्रतिनिधि या व्यापारिक मंडल भारत में आता है तो उसको एक लाइसेंस दिया जाता है। तो 15 साल का व्यापार करने का लाइसेंस मिला इसको। और 15 साल के लाइसेंस के साथ जो है भारत में जो है ये शक्ति गवर्नर्स के हाथ में, यानी कि गवर्नर के अंडर में जो है इसको ट्रांसफ़र किया गया कि गवर्नर इसको जो है भारत में बिज़नेस को अपने प्रोसेस करेंगे इसमें। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसमें कि 15 साल के बाद जो है उस समय कौन थे इसमें, हेड कौन थे ब्रिटेन में, तो क्वीन विक्टोरिया थी, जो कि इन्होंने इस राज आदेश को बना के दिया था भारतीयों के लिए। उस समय पूरे भारत में लगभग 3 प्रेसिडेंसीज़ बनाई गई जो अंग्रेज़ों के अंतर्गत में थी। 3 प्रेसिडेंसी थी, जिसमें बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास 3 अंग्रेज़ों की प्रेसिडेंसीज़ थी। इसको हम मैप के थ्रू अगर ऐसे देखें तो बॉम्बे हो गया, ये कलकत्ता हो गया और ये मद्रास हो गया, यानी कि पेनिनसुला, भारत में पेनिनसुला, यानी कि जहाज़ों से ही व्यापार होता था। और ये जहाज़ के व्यापार जो है ये सभी तटों के साथ जो है क्षेत्रों के साथ जुड़े हुए थे। तो इस तरीके से जो इनका व्यापार लिया जा सकता है। तो 1600 का चार्टर हमें समझ में आ गया कि 3 प्रेसिडेंसी बना दी गई और उनके लिए गवर्नर्स बना दिए गए। तो हम आएंगे इसके बाद के एक्ट, क्योंकि संविधान का विकास कैसे हुआ तो इसके बाद के एक्ट में आ जाएंगे। तो इसके बाद हमारा जो एक्ट आता है
एक्ट ऑफ 1726, एक्ट ऑफ 1726 का राजलेख या एक्ट ऑफ 1726, इस एक्ट में आना है। तो 1726 के एक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कही गई इसमें कि जितने भी भारत में गवर्नर रूल थे, कहाँ कहाँ पे थे? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में, है ना, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में, बॉम्बे, कलकत्ता हो गया और ये मद्रास हो गया। इन तीनों जगहों पे जो गवर्नर्स थे ये ब्रिटेन के द्वारा जो भी रूल्स बन के आते थे सिर्फ उन्हीं को एग्जीक्यूट करा पाते थे। तो ब्रिटेन के जो रूल्स बनकर भारत में आते थे ये तो उनको आने में काफ़ी समय लगता था और भारत के लिए जो रूल्स हैं वो उनसे डिफरेंट हुआ करते थे, क्योंकि भारत के समय उस समय क्या ज़रूरत है इसमें वो शायद ब्रिटेन में नहीं समझा जाए, ऐसी बातों को एनालाइज़ किया गया, रियलाइज़ किया गया इसमें। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात दी गई कि गवर्नर्स को एम्पावर किया गया, गवर्नर्स को कहा गया कि आपके पास अब ये शक्ति दी जाती है कि अब आप भारतीयों के लिए भारत में रहकर जो है अपने रूल्स को फ्रेम कर सकते हैं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए। यानी कि गवर्नर बम्बई का गवर्नर जो है बम्बई के लिए रूल बनाएगा, मद्रास का जो होगा वो मद्रास के लिए रूल बनाएगा, कलकत्ता के लिए कलकत्ता के लिए रूल बनाएगा। यानी तीनों प्रेसिडेंसीज जो थी ये इनके गवर्नर्स को ये एम्पावर किया गया, शक्ति दी गई कि आप अपने क्षेत्रों के लिए अपने कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। साथ ही इसके साथ एक क्लाउज जोड़ दिया गया कि आप जो भी रूल्स बनाएंगे वो ब्रिटिश पॉलिसी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल भारत में है उस पॉलिसी के अगेंस्ट में नहीं होगी, क्योंकि भारत में उनको अपने व्यापारिक फ़ायदे के लिए रखा गया था। तो वो व्यापारिक फ़ायदे को छोड़कर कोई ऐसा रूल नहीं बना दे जिससे कि उनसे नुकसान हो जाए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए गवर्नर ने कहा कि नहीं भारतीय बहुत इनोसेंट है, इनको छोड़ देना चाहिए, इनके साथ इनको बिजनेस में इनको चीट नहीं करना चाहिए, और रूल बना दिया कि नहीं अंग्रेज़ों का व्यापार जो भी होगा भारत में उससे भारतीयों को फ़ायदा होना चाहिए, भले अंग्रेज़ों का होना। कुछ ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकते वो जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी या इनडायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन की जो पॉलिसीज़ हैं वो उसके अगेंस्ट में हो, वो उसके अगेंस्ट में कोई पॉलिसीज़ नहीं बना सकते। तो हमने ये राजलेख 1726 का जो कानून था उसके बारे में हमने पढ़ा, इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, यही बातों को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया। अब हम आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है इसमें। तो इसका एक बैकग्राउंड हम देखेंगे, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है इसमें। आप इसको आराम से, मुझे लग रहा है कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें आप आराम से इसको भी फोकस कर रहे हैं। मैं बाइलिंगुअल में भाषा में हिंदी इंग्लिश दोनों में ही जो है इन चीज़ों को बता रहा हूँ ताकि आप जो है इसको समझ पाएँ। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया जो है भारत में ईस्ट इंडिया की कंपनी के समय में अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया पहला लिखित कानून माना जाता है। ये एग्ज़ाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट वॉज द फर्स्ट लीगल डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट बाय द ब्रिटिश इंडिया, बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया। पहला लीगल ऐसा डॉक्यूमेंट था जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा लिखा गया था या संविधान के रूप में लिखा गया था। तो ये पहला एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है। एक काम करते हैं, इसके बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमें देखना होगा इसमें कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके कारण हम यहाँ पर आकर जो है हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। इन घटनाओं में कौन कौन सी घटना हमें देखनी होगी इसमें? सबसे पहले हम जाते हैं 1757 में, इसके बाद जाएंगे 1764 में, नेक्स्ट जाएंगे 1765 में और लास्ट जाएंगे 1770। यानी 4 ऐसे ईयर्स में घटनाएं हुई है जिसके कारण जो है भारत में पूरी तरह से रूल का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है इसमें। तो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो छोटे छोटे ज़मींदारों को, किसानों को, उनके ज़मीनों को लेकर जो है अपने व्यापार करती थी, व्यापारिक फ़ायदे को देखती थी। इसमें उनके क्लैशेस होते थे, लेकिन ये क्लैशेस जो है वो छोटे मोटे लोगों से होते थे। लेकिन भारत में पहली बार जो है औरंगज़ेब के मरने के बाद भारत एक तरह से पूरी तरह से जो है ये सेंट्रल रूल से पूरी तरह से डिप्राइव्ड हो गया, यानी कि उनके पास केंद्र का रूल नहीं रहा और भारत अलग अलग छोटे छोटे रूल्स में डिवाइड हो गया, सेपरेट हो गया। और इसी के समय में अंग्रेज़ों ने सबसे पहले अपने आप को एम्पावर्ड किया और जो टैक्स दिया करते थे उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया। देखिए क्यों चेंज हो रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आ रहा है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। यही पैटर्न चल रहा है और इसी पैटर्न में जो है 1757 में प्लासे का युद्ध हुआ। प्लासे का युद्ध है ना, ये हम हिस्ट्री के पार्ट में पढ़ते हैं लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में जा रहे हैं इसमें। तो प्लासे के युद्ध में सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में, सिराजुद्दौला कौन था? बंगाल का नवाब था। यानी कि भारत में मुग़ल शासन के बाद अगर दूसरा कोई शक्तिशाली राजा था या रूलर था तो उसको कहते हैं बंगाल का नवाब।
तो बंगाल के नवाब और अंग्रेज़ों के बीच में एक युद्ध हुआ जिसको प्लासी का युद्ध कहा गया, जिसमें कि बंगाल का नवाब हार गया और हारने के बाद जो है बाद में उसकी हत्या भी कर दी गई, एक साजिश कॉन्स्पिरेसी के तहत। लेकिन फिर भी ऐसा युद्ध जो कि शासकों के साथ अब अंग्रेज़ों का स्टार्ट हो गया और शासकों के साथ स्टार्ट हुआ तो भारत के कई शासकों ने सोचा कि अब जो है अंग्रेज़ों को यहाँ से रूट आउट करने का समय आ गया, अब अंग्रेज़ों को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इसमें। तो हमें सबसे पहले तो प्लासी का युद्ध इसके बारे में देखना है, फिर देखना है कि 1764 में क्या हुआ ऐसा। 1764 में भारत में पहली बार जो है बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुग़ल शासक, ये तीनों ने मिलकर एक संयुक्त सेना बनाई और बिहार के बक्सर में अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ा। उस समय भारत में अगर कहा जाए तो तीनों शासकों से ज़्यादा कोई शक्तिशाली नहीं था। तो तीनों शासकों ने मिलकर जो सेना बनाई थी उसका नाम था अलायंस फोर्सेस, और इस अलायंस फोर्सेस का जो मुकाबला था 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के नाम से हुआ। और बक्सर के युद्ध में भारत की तीनों अलायंस फोर्सेस, बंगाल का नवाब, में राजाओं के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूँ। बंगाल का नवाब हम देख रहे हैं इसमें, मीर कासिम बंगाल का नवाब हो गया। अभी यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, फिर भी आपको मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ। बंगाल का नवाब हो गया मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला हो गया आपका, और मुग़ल बादशाह हो गया शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। तीनों ने मिलकर जो है सेना बनाई और उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में हार गए। अब अंग्रेज़ों के ने जो टैक्स देते थे भारतीय राजाओं को, वो टैक्स देना भी छोड़ दिया और 1765 में एक संधि की जिसका नाम था इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि में जो है अंग्रेज़ों ने इस बात को अब समझ लिया था कि अब हमें टैक्स देना नहीं है, अब भारतीय राजा जो टैक्स लेते हैं हम वो टैक्स का शेयर अब हम लेंगे। इनके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो भारतीय रूलर्स को रिप्लेस कर दे और ख़ुद रूलर बन जाए, लेकिन वो जानते थे कि हम रूलर बनने नहीं आए यहाँ पर, हम तो यहाँ पर बिज़नेस करने आए, हमें पैसा चाहिए। और अगर यदि हमने रूल को अपने पास ट्रांसफ़र कर लिया है इसमें, तो फिर इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि हम इंडियन से पैसा निकलवा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इनकी अलग अलग भाषाएँ, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएँ बोलते हैं। ऐसे समय में अंग्रेज़ों ने बहुत अच्छी पॉलिसीज़ को बनाई और उसमें कहा कि ठीक है आप रूलर बने रहिए और आपके एक टैक्स का पूरा रेशो जो है 1:9 रेशो जो है आपको रखना है और 1:8 रेशो जो है मेरे को दे देना है पूरा। तो ऐसे में भारतीयों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो या तो रूलर बने रहें या उनको हटा दें। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इसमें, और फिर बाद में भारत में डुअल रूल की शुरुआत होगी, यानी कि दोहरे शासन की। एक शासन हो रहा है भारतीय राजाओं का और दूसरा शासन हो रहा है ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूलर्स हैं, जो भी यहाँ पर मिलिट्री रूलर्स हैं, उनके द्वारा हो रहा है। तो इस तरह से इलाहाबाद की संधि 1765 में पूरी तरह से जो है डुअल रूल, दोहरे शासन के रूप में भी जाना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 1770 में भारत में बहुत, बंगाल में भीषण अकाल आ गया। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि भारत में सबसे ज़्यादा फ़ायदा अंग्रेज़ों को बंगाल से होता था, और बंगाल में जो है, क्योंकि बंगाल काफ़ी ज़्यादा प्रोफिशिएंट था। इसका रीज़न क्या है इसमें, क्योंकि मेडाइवल हिस्ट्री में बहुत सारे रूलर्स ने भारत पर हमले किए, और बंगाल क्योंकि ईस्ट में था, थोड़ा सा हम बंगाल का अगर हम देखें, मैप को देखें, आप इस तरह से देखें इसको, तो ये बंगाल बहुत ईस्ट में है और ईस्ट में जो है कोई अटैक नहीं होते थे, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा सेपरेट रहता था और काफ़ी ज़्यादा प्रोलीफाई कर रहा था इसमें। तो इस तरह से बंगाल जो है काफ़ी पीस में भी था और यहाँ पर बिज़नेस के लिए काफ़ी बहुत बढ़िया एक पॉइंट भी था इसमें। अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है बंगाल से हुआ करता था इसमें। कह सकते हैं इसमें पूरे एशिया से अगर 1 रुपये मिलता है इसमें, तो सिर्फ बंगाल से उनको 60 पैसे, यानी कि 60% अगर जो है पूरे एशिया से मिलना है तो सिर्फ बंगाल से मिलता था। पूरे भारत नहीं बोल रहा, सिर्फ बंगाल से। तो इतना बड़ा फ़ायदा को देखते हुए अंग्रेज़ों ने बंगाल को काफ़ी ज़्यादा प्रीफर किया, इसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जोन माना है इसमें। और इसके लिए जब इलाहाबाद की संधि हुई तो 1770 में जो है बंगाल का बहुत ही बड़ा एक अकाल आया, सीवियर फैमिन आया इसमें। इस सीवियर फैमिन में बंगाल में जो है ऐसा कहा जाता है लगभग 50 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। सूखा और बाढ़ जैसी समस्याएं तो हमेशा रहती थी, अकाल जैसी समस्याएं भी उस समय भारत में काफ़ी थी, और अकाल जैसी समस्याओं में लाखों लोग मारे जाते थे इसमें। 1770 का अकाल जो है बंगाल के इतिहास का सबसे इम्पॉर्टेंट एक अकाल में आता है इसमें, फैमिन में आता है इसमें। और इस फैमिन की रिपोर्ट जब अंग्रेज़ों के पास गई, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अब रूलर हो गई थी इसमें, तो ब्रिटेन में जब गई इसमें कि
बंगाल में इतने सारे लोग मारे गए। तो कहा कि ऐसा क्या हो गया कि बंगाल में इतने सारे लोग मारे गए, क्योंकि ब्रिटेन में तो इतना पैसा गया नहीं, वो तो बहुत ही एक मार्जिनल टैक्स ले रहे हैं इसमें। तो इसके लिए उनको पता चला इसमें कि भारत में जो भी ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव हैं ये करप्ट हो गए हैं और वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, यानी कि अपने पोस्ट को जो है वो मिसयूज़ कर रहे हैं और भारतीयों को एक्सटॉर्ट कर रहे हैं इसमें। और इसके कारण जो है बंगाल का ग्रेट फैमिन आया। उस समय यूरोप के बहुत सारे अखबारों में जो है ब्रिटेन की पॉलिसीज़ की निंदा हुई और उसको देखते हुए भारत में अंग्रेज़ों ने जो है एक पॉलिसी बनाई कि ठीक है, अब अंग्रेज़ों को नियंत्रण करने की ज़रूरत है। देखिए, नियंत्रण को कहते हैं रेगुलेट, और यही रेगुलेट जो है यहाँ पर आ रही है आपकी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट का कहानी जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें। और जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसके साथ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भारत में आ गया इसमें। यानी कि सबसे पहला क्या हुआ कि बंगाल में जो गवर्नर का पोस्ट था उसको गवर्नर जनरल कर दिया गया। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कह दिया गया। वॉरेन हास्टिंग जो कि उस समय बंगाल के गवर्नर थे, उनको प्रमोट कर दिया गया और बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके साथ ही गवर्नर जनरल को यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट किया गया कि उसके इंडिपेंडेंट डिसीजंस के लिए, और उसके साथ जो है 4 अदर्स मेंबर्स को उनके काउंसिल्स में शामिल किया गया। यानी कि वो जो भी अपने डिसीज़न ले रहे थे इसमें, जो डिसीज़न लेने की बॉडी है उनकी, जो एग्जीक्यूटिव उनकी काउंसिल है इसमें, जो उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, क्योंकि वो सारे अधिकार उनके पास थे। दीवानी अधिकार, फौजदारी अधिकार, दीवानी मतलब पैसे से संबंधित निर्णय होते हैं, और दूसरा फौजदारी यानी युद्ध से संबंधित निर्णय होते हैं, वो सब गवर्नर जनरल के पास ही होते हैं इसमें। ये सारे निर्णय जो है वो इंडिपेंडेंट पहले लेते थे इसमें गवर्नर के रूप में। अब ये गवर्नर जनरल के रूप में अपने 4 अदर काउंसिल मेंबर्स के थ्रू ही लेंगे इसमें, और 4 मेंबर्स में से कम 50% का सपोर्ट होना ज़रूरी। तो रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, और उसके साथ 4 काउंसिल मेंबर्स को भी जोड़ दिया गया जो उनके किसी भी डिसीजन में उनके सपोर्ट के लिए ज़रूरी थे। 50% उनका सपोर्ट ज़रूरी था। और इसके साथ ही जो है एक इम्पॉर्टेंट और डिसीजन लिया गया इसमें 1774 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल की स्थापना कर दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल भी यहाँ पर एस्टेब्लिश हो गया इसमें, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी आ गया इसमें। और इसके साथ जो है अंग्रेज़ों को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसी एक पोस्ट को बना दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है एक पोस्ट को क्रिएट किया गया। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है जितने भी डिसीजंस होती हैं, इन डिसीजंस को जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचाएगी। एक तरह से जो है इन पे कंट्रोलिंग बॉडी को एस्टेब्लिश कर दिया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जिसमें कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं। और लास्टली जो है एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को देखा जाए इसमें, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में या अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में पहला रिटन डॉक्यूमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो पहला जो डॉक्यूमेंट है उसको रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से इतने सारे चीज़ों के साथ हम रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये भी बड़ा है इसमें, इंपॉर्टेंट है इसमें, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट में उस समय तो जल्दीबाजी में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए इसमें, लेकिन अंग्रेज़ों का फ़ायदा भारत में कम हो गया। अब वो उनके फ़ायदे कम हो गए क्योंकि गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट रहा नहीं इसमें, और सारे डिसीजंस लेने के लिए उसको अपने मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ रही थी, और मेजॉरिटी कभी भी जो है उनके बिहाफ में फ़ैसला नहीं ले रही थी। तो इसके कारण जो है अंग्रेज़ों ने देखा कि हम भारत में जो है एक सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन रहे हैं, बिजनेस बॉडी बनकर गए थे वहाँ पर ये। तो इसके लिए जो है उन्होंने पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आए, क्योंकि ब्रिटेन में जो है पिट्स प्रधानमंत्री बने थे। तो जो उन्होंने जो कानून को इंट्रोड्यूस किया अपने पार्लियामेंट में, तो उसको उन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना। इसके साथ कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं, यानी जो गलतियां कुछ कर दी गई थी रेगुलेटिंग एक्ट में उसको सेटल करने की बात हुई। तो पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट जो है या एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसको कहते हैं, तो पिट्स इंडिया एक्ट को ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट भी कहते हैं। सेटलमेंट करने की बात है। तो गवर्नर जनरल के जो 4 बॉडीज़ थी उनमें से एक को हटा दिया गया और 3 बॉडीज़ को रख दिया गया कि, और कहा गया कि ठीक है किसी एक का भी मेजॉरिटी मिल जाएगा तो आप अपने डिसीजंस के ले सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, एक और चीज़ों को शामिल कर लिया गया। यहाँ पर एक नई बॉडी बना दी गई जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था और ये कोर्ट ऑफ कंट्रोलर्स हो गया। यानी कि एक नई बॉडी को बना दी गई जिससे कि ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेंथन कर पाए ब्रिटेन भारत में। और ये 2 अलग अलग डिपार्टमेंट में इनको सेपरेट कर दिया गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एग्ज़ाम का थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन। पहले हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया जो कि भारत में
गवर्नर जनरल जो बंगाल का था उसको असिस्ट करता था उनके डिसीजन को लेने में, और वो सारे रिपोर्टिंग करता था ब्रिटेन। लेकिन अब जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर भी एक और बॉडी बना दी गई पिट्स इंडिया एक्ट में, और पिट्स इंडिया एक्ट में इस बॉडी का नाम था इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो ये कंट्रोल करने की बॉडी थी इसमें, और ये एक पॉलिटिकल पोस्ट था, यानी कि यहाँ पर जो भारत में जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो पॉलिटिकली रूल किया जा रहा था या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ थी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उनको बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में डाल दिया गया, और जो भी युद्ध से संबंधित थे, रेवेन्यू से संबंधित थे, इसमें उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डाल दिया गया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर हो गया, और कंट्रोलर जो है एक पॉलिटिकल पोस्ट था, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए था, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड था इसमें। तो इस बोर्ड को डिप्यूट किया गया, बनाया गया, और ये बोर्ड जो है वो सीधे ब्रिटिश क्राउन को या ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करती थी कि भारत में जो है किस तरह से इनका एक्टिविटी चल रहा है इसमें। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है इसमें, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक नई बॉडी बना दी गई जिसका नाम था इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। इससे पहले क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और उसके ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बना दिए गए। तो इस तरीके से जो है पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है। अब हम आ जाते हैं चार्टर्ड एक्ट। अब इसके बाद अंग्रेज़ों ने भारत में अलग अलग समय में चार्टर्ड एक्ट नाम का कानून बनाना शुरू किया। इसमें चार्टर्ड को कहते हैं लिखित कानून, चार्टर्ड। चार्टर्ड का जो मीनिंग अगर कहें इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय चार्टर्ड, तो चार्टर्ड मीन्स द रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट इज चार्टर्ड। तो चार्टर्ड एक्ट अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया जो था ये 4 था, और ये 4 चार्टर्ड जो है वो 20-20 साल में बने। तो जब ये चार्टर्ड एक्ट आया 1793 में, तो सबसे पहले कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल भारत में 20 सालों के लिए और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि पहले 15-15 सालों में चल रहा था, तो ये 20 सालों के साथ ये टेन्योर को इंक्रीज़ करने की बात यहाँ पर की गई है इसमें। तो चार्टर्ड एक्ट इस तरह से जुड़ता है आपको। तो चार्टर्ड एक्ट के साथ 20 सालों का एक्सटेंशन दिया गया इसमें, और 20 सालों के एक्सटेंशन के साथ जो है पहला चार्टर्ड एक्ट 1799। इस 1793 के चार्टर्ड एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात हुई है इसको ज़रा समझ लें। जैसा कि हमने कहा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बना दिया गया। कंट्रोलर जो था, जो कि भारत में पॉलिटिकल अफेयर्स को या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अफेयर्स को देखता था इसमें। अब इनकी सैलरी को ये भारत के रेवेन्यूज़ में भारत में ही दी जाएगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैसला लिया गया इसमें, क्योंकि भारत में रहने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो भी एम्प्लॉयज़ थे उनकी सैलरी आती थी ब्रिटेन से। लेकिन जब ये पॉलिटिकल अफेयर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो थे, ये इनके जो मेंबर्स थे उनकी सैलरी अब भारत से ही जनरेट की जाए, ये फैसला लिया गया चार्टर्ड एक्ट 1793 में, जो कि एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रशासनिक कार्य मतलब जो है आपके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो है सुधार करना था। गवर्नर जनरल और गवर्नर को अपनी परिषद के निर्णय बदलने का अधिकार दिया गया। सदस्यों के वेतन राजस्व देने का प्रावधान किया गया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपका ये बात है जो कि एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है। चार्टर्ड एक्ट 1793। कितने चार्टर्ड एक्ट बने हैं? तो 4 चार्टर्ड एक्ट बने हैं, जिसमें पहला चार्टर्ड एक्ट ये है, और इसमें कहा गया है कि हर एक 20 सालों के बाद चार्टर्ड एक्ट प्रोड्यूस होगा। तो 20 साल बाद दोबारा देख रहे हैं, 1793 के बाद 1813 का चार्टर्ड एक्ट आया। 1813 के चार्टर्ड एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें की गई इसमें। चार्टर्ड एक्ट कौन सा है ये? दूसरा, पहला 1793 में। तो इसमें जो है कुछ ऐसी बातें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, उन्हीं को हम फोकस करेंगे, क्योंकि ये हिस्ट्री से भी जुड़ती हैं और कॉन्स्टिट्यूशन से भी जुड़ती हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भारत में जो अंग्रेज़ों का व्यापार हो रहा था, इस व्यापार को जो है एक तरह से इनकी मोनोपोली को एंड किया गया। ये मोनोपोली के एंड करने का क्या मतलब है, इसको ज़रा समझो। जैसे एक बार देखते हैं इसमें, ये भारत है हमारा, भारत को हम थोड़ा सा इस तरह से हम बना के चलें। ब्रिटिश भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से है। अब भारत में जो है, जैसे मान लीजिए कुछ भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, और भारत में मैन्युफैक्चर होने के बाद अगर इसको भारत में ही सेल आउट किया जाए, तो फिर इसका जो कॉस्ट है वो काफ़ी मार्जिनल प्रॉफिट के साथ होगा।
तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये हो रही थी कि अंग्रेज़ जो है अपने प्रोडक्ट्स को जो है जो यहाँ से बना रहे थे या भारतीयों से बनवा रहे थे, तो अगर उस उधरी जगह पर सेल आउट करें तो इसका मार्जिन काफ़ी कम हो रहा है इसमें। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि जम्मू में अगर केसर सैफ्रॉन मिलता है, इसमें केसर मिलता है, या साउथ में अगर सोना मिलता है, इसमें कर्नाटक में गोल्ड मिलता है इसमें, तो वहाँ से गोल्ड लेने के बाद अगर हम कर्नाटक में इसको सेल करें या वो गोल्ड लेकर हम इसको पंजाब में सेल करें, तो कहाँ पर इसका सेल आउट में कॉस्ट बढ़ेगा या घटेगा? तो दूर करेंगे तो सेल करने का कॉस्ट बढ़ेगा इसमें। तो अंग्रेज़ जो है जब भारत में कोई प्रोडक्ट्स को बना रहे थे इसमें या भारतीयों से बनवा रहे थे, तो अगर इसको भारत में ही सेल करेंगे इसमें तो 2 रुपये की जगह 3 रुपये का मार्जिन आएगा। तो यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, या हो सकता है कि फिर वो उस प्रोडक्ट को अपने इच्छा से अपने रेट पर सेल आउट करें। तो यहाँ पर ब्रिटिश के द्वारा ये इनके रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए कि अब ये प्रोडक्ट भारत में सेल नहीं होंगे, अब ये वर्ल्ड मार्केट में जाएंगे जहाँ पर इसकी कीमत ज़्यादा मिले। तो ये बात तो बिल्कुल ऑब्वियस थी कि वर्ल्ड मार्केट में जाएगी तो उसका प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 1813 में सबसे पहला काम ये किया गया कि भारत में जो प्रोडक्ट बन रहे थे इसमें उसको लोकल बाज़ार में सेल करने के लिए रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड पर मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया कि अब वो अपने हिसाब से रेट तय नहीं कर सकते हैं, भारत में अपने सामान नहीं बेच सकते। सिर्फ और सिर्फ इसमें एक चीज़ का ध्यान रखा गया, इसमें चाय का व्यापार जो चीन से रह रहा था उसके ऊपर सिर्फ रेस्ट्रिक्शंस को रहने दिया गया, यानी कि भारत में अंग्रेज़ों का जितना भी व्यापार था चीन और चाय के व्यापार के अधिकार को चलते रहना दिया गया। ये बात को ध्यान रखना है इसमें। तो ये चीज़ एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेड मोनोपोली को एंड कर दिया गया इस एक्ट में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चाय का व्यापार जो चीन से चल रहा था उसको छोड़ दिया गया। दूसरा, 1 लाख रुपए का जो फंड जो था एक रेज़ किया गया जो प्राइमरी एजुकेशन को अपलिफ्ट करता है इसमें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सा रूल बनाया गया इसमें। 1 लाख रुपीज़ इसलिए दिया गया, अंग्रेज़ों को भारत में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो भारतीय पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम करें, वो भारतीयों को अंग्रेज़ी सिखाना चाहते थे जिससे कि अंग्रेज़ों को भारत में काम करने के लिए थोड़ी सहायता मिले। तो 1 लाख रुपए का फ़ंड का जो है ये प्रोसेस बना है इसमें। नेक्स्ट हमारा, इस एक्ट के थ्रू भारत में ईसाई मिशनरीज़ भारत में आए, यानी क्रिश्चियन मिशनरीज़ को भारत में आने की परमिशन मिली, और ये मिशनरीज़ जो भारत में आने के बाद अपने ईसाई धर्म का प्रचार करें और भारतीयों को कन्वर्ट करें। उनके पीछे इनका रीज़न ये होगा कि आने वाले समय में अगर इनकी विचारधारा के लोग भारत में रहेंगे तो ये विद्रोह नहीं करेंगे, क्योंकि भारत में इलिटरेसी होने के कारण जो है ये काफ़ी ज़्यादा फैनेटिक है, धर्मांध है इसमें, और इनको थोड़ा सा पॉलिश और सिविलाइज़ कर दें तो वो ब्रिटेन के थ्रू ही रहेंगे, ब्रिटेन की पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट करेंगे इसमें। तो ये कुछ ऐसी पॉलिसीज़ के साथ 1813 के एक्ट को, चार्टर्ड एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। ये चार्टर्ड एक्ट आपका है दूसरा। चार्टर्ड एक्ट तीसरे में आ जाते हैं। ये चार्टर्ड एक्ट तीसरा है आपका, 20 साल बाद दोबारा आया, तो 20 साल बाद यानी कि 13 के बाद 33 में आया। इसमें कुछ चेंजेस किए गए इसमें। इस चेंज में सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज है कि भारत में पहली बार भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल को रिप्लेस करके कहा गया कि अब इसको बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाए, यानी कि जो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल से काम चल रहा था अब उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया इसमें। और यहाँ पर जो ये चेंज होने वाले जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो कुछ एग्ज़ाम के क्वेश्चंस यहाँ पर फॉलो करेंगे इसमें। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? तो वॉरेन हेस्टिंग बना था। और कौन सा गवर्नर जनरल जो था वो बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे जिनको भारत का गवर्नर जनरल प्रमोट कर दिया गया। तो इस एक्ट में जो है इस बड़े ही चेंज का जो है ये एक चार्टर्ड बना था इसमें। और ये चेंज के पीछे जो है बहुत सारे कारण थे, वो हिस्ट्री में पढ़ना होता है इसमें। थोड़ा सा बता दो इसमें। ये ऐसा पीरियड था जिसमें कि यूरोप में जो है ब्रिटिश का पीरियड काफ़ी डार्क एज में चल रहा था। फ्रांस का नेपोलियन जो था काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो रहा था और उसको डर था कहीं भारत जैसा जो कॉलोनियल रूल है, उपनिवेशिक शासक है, ये कहीं फ्रांस के द्वारा ना जीत लिया जाए या नेपोलियन के द्वारा ना जीत लिया जाए। इसलिए सिर्फ बंगाल तक रेस्ट्रिक्ट नहीं रहना है, हमें पूरे भारत को कन्क्वायर्ड कर लेना है। इसलिए उन्होंने बंगाल को छोड़कर मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल को हटाकर उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी पूरे भारत का उसको टेरिटरी दे दिया गया। तो यहाँ पर इस तरह से इसको हमने पढ़ना है इसमें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो था चार्टर्ड एक्ट 1833 में जो है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज प्रोमोटेड टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इस तरीके से जो है हम इसको चेंज करेंगे। और दूसरा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि हमने
ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, ट्रेड मोनोपोली थी, जिसको हमने फिनिश किया था 1813 में, उसमें क्या चीज़ छोड़ दिया था? उसमें हमने चाय के व्यापार को चीन के साथ छोड़ दिया था, और ये व्यापार को, चाय वाले भी क्षेत्र को हमने यहाँ पर पूरी तरह से अबॉर्ट कर दिया इसमें, यानी कि हमने पूरी तरह से। सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि ट्रेड मोनोपोली, ट्रेड मोनोपोली पूरी तरह से, देखिए 2 वर्ड आता है इसमें। ट्रेड मोनोपोली को कब ख़त्म किया गया? तो 1813 के एक्ट में। और ट्रेड मोनोपोली को कम्प्लीटली कब रूट आउट किया गया? एब्रोगेट किया गया इसमें। तो ट्रेड मोनोपोली को कम्प्लीटली एब्रोगेट किया गया था इसमें 1833 के एक्ट में। तो इस तरीके से जो हमारा पूरी तरह से जो है सेगमेंट चार्टर्ड एक्ट 1833 का आ गया। अब भारत में अंग्रेज़ों को किसी भी तरह के व्यापार करने की परमिशन नहीं दी गई, जो कि पहले चाय वाले व्यापार को चीन के लिए छोड़ दिया गया था। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये चौथा चार्टर्ड एक्ट है, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया है। इसमें इस अधिनियम में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को रिप्लेस करती है, और उसके बाद जो है ब्रिटिश क्राउन को लाने के लिए एक बहुत अच्छा डायरेक्शन देती है इसमें। ब्रिटिश क्राउन को लग गया था कि भारत में जो है अगर रूल करना है इसमें, तो उनको अपने इंटरफेरेंस को बढ़ाना होगा, अपने लेजिस्लेचर पावर को बढ़ाना होगा इसमें। और उन्होंने जो है यहाँ पर सेंट्रल असेंबली में अपने रिप्रेजेंटेटिव की संख्या को बढ़ा दिया। हम यहाँ पर देख रहे हैं निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, तथा 6 सदस्यों की नियुक्ति सीधे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की गई। यानी कि हम देख सकते हैं 1/3 अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं भारत में पॉलिसी मेकर्स के रूप में आएंगे इसमें। तो ये जो है एक ऐसा स्टेप था जिसने कि भारत में अंग्रेज़ों को, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट को या ब्रिटिश इंटरफेरेंस को भारत में बढ़ा दिया था। यानी कि जो सेंट्रल असेंबली थी जहाँ पे रूल बन रही थी भारत के लिए, और ये इस रूल बनाने वाली संस्था में अब सीधे ब्रिटिश की इंटरफेरेंस 6 सदस्यों की होगी, 18 में से 6 सदस्य होंगे, यानी कि 1/3 जो है वो सीधे वहीं से चुन कर आएंगे इसमें। और उनकी पॉलिसी को जाहिर सी बात है कोई उनको हटा नहीं सकता है। यानी कि एक तरह से वो एक वे बन गया था जिससे कि अब ब्रिटिश क्राउन भारत में आने के लिए अपने रास्ते को बनाए। इन्हीं के समय में एक बहुत अच्छा कानून बनाएगा सिविल सेवा, यानी कि हमारे सिविल सेवा जब भी कहा जाता है इसमें तो सिविल सर्विसेज जैसे कुछ वर्ड आ जाती है इसमें। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है इसमें कि इस समय में भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए एक ओपन स्कीम बनाएगी, जिसमें भारतीयों को भी मौका मिला कि वो अब ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग, ऑल ओवर इंडिया लेवल की कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए वो उनको ब्रिटेन जाना होता था इसमें, इंग्लैंड जाना होता था, लेकिन भारतीयों को परमिशन दे दिया गया कि अब आप ऐसे एग्जामिनेशंस के लिए जा सकते हैं इसमें। यानी कि ओपन कंपटीशन को यहाँ पर क्रिएट किया गया जिसमें कि भारतीय भी इंटाइटल थे। और हमें नहीं भूलना चाहिए, इसी चार्टर्ड एक्ट के बाद जो है भारतीयों को जब परमिशन मिली थी तो सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत के पहले ICS ऑफिसर बने थे, यानी कि इंडियन सिविल सर्वेंट सत्येंद्र नाथ टैगोर 1864 में बनने वाले पहले ICS अधिकारी थे। तो ये एक्ट जो है अंग्रेज़ों के द्वारा बना दिया गया इसमें। इस एक्ट के बनने के बाद भारत में कुछ चेंजेस आ रहे थे इसमें। लॉर्ड डलहौजी का पीरियड था, हिस्ट्री के साथ जुड़ रहा है ये, और लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स यानी हड़प नीति का सुधार वो किया था इसमें, इंट्रोडक्शन किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, हड़प की नीति, यानी कि राज्यों को जो है शांति तरीके से या संधि करके, युद्ध करके या संधि करके उनको अपने क्षेत्र में मिलाने के लिए एक उन्होंने बहुत ही बड़ा कैंपेनिंग किया था, जिसमें कि बहुत सारे लोगों का विरोध हुआ था, जिसमें झांसी की रानी भी शामिल थी इसमें, बिहार से कुंवर सिंह भी शामिल थे, अवध के तख्त खान भी थे इसमें, और दिल्ली में मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र भी शामिल थे। यानी कि भारत में जो है पहली आज़ादी की लड़ाई का बैकग्राउंड जो है इन्हीं के समय में क्रिएट हो रहा था, लॉर्ड डलहौजी के समय में। और लॉर्ड डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, हड़प के सिद्धांत के विरुद्ध में उत्तर भारत का बहुत बड़ा भाग एकत्रित हो गया, और आंदोलन में आकर जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने एक बहुत बड़ा मोर्चा खोल दिया। ऐसे चीज़ों को देखकर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को एब्रोगेट कर दिया गया और भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को भारत से हटा दिया गया। और भारत से हटाने के बाद भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाए गए कानून के लिए छोड़ दिया गया। हालांकि ये तो पहले से ही प्रोकास्टिनेटेड था, यानी पहले से ही पता था कि ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि 18 सदस्यों में से 6 सदस्य तो ब्रिटिश क्राउन से ही आ रहे हैं। और यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स जो हैं, वो सीधे भारत के अफेयर्स को तो वहाँ पर रिपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन अब सीधे
इंटरफेरेंस आ गया इसमें और ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्लेस कर दिया गया और कहा गया भारत का शासन जो है सीधे तौर पर जो होगा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा होगा, जो ब्रिटिश क्राउन यानी कि वहाँ के राजा और रानी के द्वारा नेतृत्व किया जाता है इसमें। तो इस तरीके से भारत शासन अधिनियम 1858 जो था उसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्लेस कर दिया गया और भारत का शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया इसमें। और इसके बाद के जो चेंजेस होंगे हम उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि इतने सारे लेक्चर्स को बहुत अगर सीक्वेंस में अगर ध्यान से सुने आप इसमें तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा इसमें और सब्जेक्ट में जानने की इच्छा भी आपकी बढ़ेगी इसमें। तो हम आज की क्लास को यहाँ तक हम लेके जा रहे हैं, तो आज की क्लास को हम यहाँ तक लेके जा रहे हैं इसमें। और इसके बाद हमारा जो सेगमेंट होगा इसमें ब्रिटिश शासन अधिनियम के बाद जो है भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा या ब्रिटिश संसद के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं इसमें। थैंक यू।